हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 जिसका नाम है विद्युत परिपथ। पीछे हमने अन्य लेसन पढ़े हैं। विद्युत परिपथ हमारे पास होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विद्युत परिपथ होता क्या है कि हम विद्युत परिपथ जैसे कोई चालक तार है, अन्य अवयव है, बैटरी है, कुंजी है, ये सब एक पथ के अंदर जुड़े हुए हैं। बैटरी, कुंजी, प्रतिरोध, चालक तार, कुछ भी है तो ये एक पूरा जो पथ बनेगा, एक सर्किट बनता है कंप्लीट, इसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट विद्युत परिपथ कहते हैं। फिर हमारे पास आते हैं इसके अंदर किरचॉफ या किरखॉफ के नियम। कई जगह हमें किरचॉफ लिखा हुआ मिल जाएगा, कई जगह हमें किरखॉफ मिल जाएगा, दोनों ही सही माने जा सकते हैं। इंग्लिश में इसे वैसे हम किरचॉफ के नियम कहते हैं। तो सबसे पहले किरचॉफ ने हमें दो नियम दिए थे। एक था प्रथम नियम जिसे हम संधि नियम भी कहते हैं, तो पहले हम इसे पढ़ेंगे। तो किरचॉफ का प्रथम नियम या फिर हम इसे संधि नियम भी कह सकते हैं, दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। किरचॉफ का संधि नियम बताइए या फिर किरचॉफ का प्रथम नियम बताइए, दोनों का मतलब एक ही बात है। तो पहला नियम हमारे पास क्या था कि इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात हम बात करें कि हमारे पास कोई भी परिपथ है, जैसे कोई भी एक बिंदु ले लिया मैंने, संधि बिंदु है। संधि का मतलब होता है जंक्शन। जंक्शन यानी कि जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, अवयव आकर के मिलते हैं किसी एक ही पॉइंट के ऊपर, उसे हम संधि बिंदु कहते हैं। एक पॉइंट होता है, एक जंक्शन होता है। तो हमारे पास इसमें बोला जा रहा है किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कि इस संधि के ऊपर जैसे ये कोई धारा आ रही है जिसे मैंने I1 नाम दे दिया, इस तरफ से कोई धारा आ रही है जिसे I2 नाम दे दिया, इस तरफ से धारा आ रही है जिसे मैंने I3 नाम दे दिया, इधर धारा जा रही है I4 नाम दे दिया, इधर धारा जा रही है I5 नाम दे दिया, इधर धारा जा रही है जिसे हमने I6 नाम दे दिया। तो इस हम पॉइंट की बात करें, जैसे मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया A, जो कि एक जंक्शन बिंदु है, संधि बिंदु है, बीच में मिडिल पॉइंट है। इसके ऊपर अगर हम इन धाराओं का टोटल करेंगे, मीन्स I1, I2, I3, I4, I5 और I6, इन सभी का टोटल जो होगा वो बिंदु ए के ऊपर इन सारों की वैल्यू हमें 0 प्राप्त होगी, शून्य प्राप्त होगी। यही किरचॉफ का प्रथम नियम था। हम इसे यानी कि समीशन I इज इक्वल टू 0, यानी कि कुल जो है इसका बीजगणित जो योग है, टोटल है, वो 0 प्राप्त हो रहा है। इसे हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी संधि बिंदु पर संधि में प्रवेश करने वाली धाराओं का योग संधि से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। अर्थात कि हमारे पास जो संधि बिंदु है, जंक्शन बिंदु O है, हमने अभी ये पढ़ा था कि किसी संधि के ऊपर, जंक्शन के ऊपर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, शून्य होता है। यानी कि बिंदु O के ऊपर I1, I2, I3, I4 इन सभी का अगर हम टोटल करेंगे तो वो शून्य प्राप्त होगा। ये संधि नियम था। इसे हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि किसी संधि के में प्रवेश करने वाली समस्त धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली, संधि से निकलने वाली समस्त धाराओं के योग के इक्वल होगा, बराबर होगा, समान होगा। यानी कि अब हम देखेंगे बिंदु O के ऊपर आने वाली धारा कौन सी रहेगी। एक I1 है और एक है आने वाली I2, बाकी कोई भी धारा संधि की तरफ नहीं आ रही है। तो इन दोनों का योग मीन्स I1 प्लस I2 किसके इक्वल होगा, संधि से निकलने वाली, संधि से दूर जाने वाली धारा की। संधि से दूर जाने वाली धारा है I3 और एक I4, तो I3 प्लस I4 ये दोनों इक्वल होंगे I1 प्लस I2 के। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 कि आने वाली धारा जो है वो जाने वाली धारा के समान है, बराबर है। I3 को और I4 को इस साइड लेकर आएंगे तो दोनों माइनस के होंगे, इस साइड प्लस के थे, इक्वल में 0 बचेगा। अर्थात जो संधि बिंदु O था, जंक्शन बिंदु पॉइंट था, उसके ऊपर कुल धारा का जो बीजगणितीय योग प्राप्त हो रहा है वो 0 प्राप्त हो रहा है। ये किरचॉफ का जो है प्रथम नियम था, जिसे हम संधि नियम भी कह सकते हैं। और इस नियम में आवेश संरक्षित रहता है, इसलिए यह नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम या फिर संधि नियम जो है किरचॉफ का, वो किस संरक्षण पर आधारित है, किस संरक्षण नियम की पालना करता है। तो यह नियम जो है आवेश संरक्षण पर आधारित है।
आवेश संरक्षण नियम की पालना करता है। फिर हमें बुक के अंदर हमें एग्जाम्पल नंबर 1 दिया जा रहा है, इसी नियम पर आधारित है। हम साथ के साथ देख लेंगे इसे, तो हमें ये एक अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमें दे रखा है बिंदु ए जो है, धारा आ रही है 3 एम्पियर, इससे जा रही है 1.5 एम्पियर, और फिर इससे जा रही है एक्स। फिर हमारे पास नेक्स्ट इसी में आगे संधि बिंदु एक बी दिया जा रहा है, जिसके अंदर धारा एक्स आ रही है और इससे दूर जा रही है 1 एम्पियर और इससे दूर जा रही है वाई। फिर हमें एक बिंदु प्राप्त हो रहा है आगे सी की तरफ वाई धारा जा रही है और इससे दूर जा रही है 0.25 एम्पियर और इससे दूर जा रही है आई। तो फिर हमसे क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा रहा है कि इस परिपथ जाल के अंदर जो हमारे पास परिपथ है, इस परिपथ में धारा आई का मान कितना रहेगा। हम किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे, संधि नियम। हमारे पास ये एक ही कंसेप्ट लगेगा, इसमें आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर हम रखेंगे। तो पहले हम इसमें 3 संधियां हमें प्राप्त हो रही है, संधि ए, संधि बी और संधि सी। हम पहले संधि ए की बात करेंगे, आने वाली धारा। तो पहले हम देखेंगे आने वाली धारा का टोटल करेंगे और इक्वल में संधि से जाने वाली धारा का टोटल कर देंगे, तो हमें वैल्यू प्राप्त होती जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं संधि ए की तरफ आने वाली धारा। आने वाली धारा है 3 एम्पियर और कोई भी धारा संधि ए की तरफ नहीं आ रही है। और इससे जाने वाली धारा एक तो है x और एक है 1.5, दोनों ही संधि से दूर जा रही है। तो इन दोनों का टोटल करेंगे 1.5 प्लस x। अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो 1.5 इधर माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास 1.5 एम्पियर जो है वो x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार हम संधि b की तरफ देखेंगे, तो संधि b की तरफ एक x आ रहा था और x की वैल्यू थी हमारे पास, अभी हमने निकाल ली 1.5। और 20 पर जो देखेंगे जाने वाली धारा एक तो 1 एम्पियर है, एक है y। तो जाने वाली का टोटल आने वाली के टोटल के बराबर रखा है हमने। y का मान निकालेंगे, एक के साइड जाके माइनस का होगा, तो 0.5 एम्पियर हमें y की वैल्यू प्राप्त हो। हमें इसी में आगे एक संधि सी दी जा रही है, इसमें भी हम आने वाली धारा को जाने वाली के बराबर रखेंगे। संधि की तरफ आने वाली धारा थी y की वैल्यू हमने निकाली है 0.5 एम्पियर। और संधि से दूर जाने वाली धारा थी हमारे पास 0.25 और एक थी हमारे पास i। हमें जो वैल्यू है वो i की चाहिए, तो 0.2 इस साइड जाएगा तो माइनस का, 0.5 में से 0.25 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो i की जो वैल्यू है हमें 0.25 एम्पियर प्राप्त हो जाएगी। तो इस परिपथ के अंदर, विद्युत परिपथ में I धारा का मान 0.25 एम्पियर प्राप्त होता है। फिर हमारे पास किरचॉफ या किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसे हम लोग लूप का नियम भी कहते हैं। तो बच्चों पहले हम देखेंगे लूप क्या होता है। कि लूप होता है कि अपने पास एक कोई भी परिपथ है, अभी हमने जैसे अपने लिया था कि एक मैंने कोई बैटरी जोड़ दी है, कोई प्रतिरोध है, चालक तार, ये एक अपने बंद जो सर्किट होता है, क्लोज सर्किट होता है, एक बंद विद्युत परिपथ होता है, उसे ही हम लोग लूप कहते हैं। तो हमारे पास लूप का नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार प्रतिरोधकों व सेलों से युक्त किसी बंद लूप में, कि अपने पास कि कोई प्रतिरोध लगा हुआ है, कोई सेल या बैटरी वगैरह अपने पास लगी हुई, तो एक बंद लूप बना हुआ है। तो इसमें वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो इसकी जो कुल वोल्टेज होगी, जितने भी हमारे पास सेल लगे होंगे, परिपथ की वोल्टता होगी, जो विभवांतर होगा, उसका सभी का जो योग होगा विभवांतरों का, वोल्टताओं का, वो 0 होगा। अर्थात समीशन V इज इक्वल टू 0। हम इसे दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी बंद लूप में प्रतिरोधकों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग उस लूप में स्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के समान होता है। अर्थात अपने पास ये एक प्रतिरोध लगा हुआ है किसी लूप में, परिपथ में, तो हमें ये बात पता है कि विभवांतर हमेशा चालक के या प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होगा। तो अपने पास ये कोई प्रतिरोध है, तो विभवांतर इसके सिरों पर उत्पन्न हो रहा है, तो हमारे पास इसमें धारा तब प्रवाहित होगी, विभवांतर तब उत्पन्न होगा जब यहाँ पर हम लोग कोई बैटरी जोड़ेंगे, कोई सेल को कनेक्ट करेंगे। तो हमें पता है कि हमने यहाँ पे कोई सेल जोड़ दिया है, तो उसका जो विद्युत वाहक बल होगा सेल का, वो इस
प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसके बराबर रहेगा। अगर हमने बैटरी 10 वोल्ट की लगाई है तो यहाँ सिरों पर जो कुल वोल्टेज रहेगी वो भी 10 वोल्टेज रहेगी, बराबर होगी। या फिर हमने परिपथ इस प्रकार से ले रखा, एक प्रतिरोध ये है और एक प्रतिरोध ये है हमारे पास, तो दो प्रतिरोधों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है, तो इसका विभवांतर अलग होगा, इसका विभवांतर अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमने बैटरी 10 वोल्ट की लगा रखी है, तो इन दोनों का जो कुल विभवांतर रहेगा उसका योग भी 10 रहेगा। हो सकता है इसका भी 5 हो, इसका 5 हो सकता है इसका 6, इसका 4 हो जाए, हो सकता है इसका 4, इसका 6, इसका 7, इसका 3 हो जाए। तो लेकिन दोनों का जो टोटल रहेगा, योग रहेगा, वो 10 ही होगा, अर्थात इसके बराबर होगा। तो कुल जो वोल्टताओं का जो योग है वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम है, लूप नियम है। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कुल विभवांतर यानी कि समीशन वी, कुल विद्युत वाहक बल को ई से लिखते हैं, तो समीशन ई के इक्वल होता है। ओम के नियम से हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो V की जगह हमने आई आर रखा है। समीशन आई आर इज इक्वल टू समीशन ई, ये हमारे पास किरचॉफ का द्वितीय नियम है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, अर्थात इसमें कुल ऊर्जा जो है वो संरक्षित रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन जो है कुल ऊर्जा में नहीं होगा। जो प्रथम नियम था वो आवेश संरक्षण पर आधारित था, द्वितीय नियम इसी प्रकार ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। हम लूप देखेंगे कि लूप पर हमें क्वेश्चन आते हैं, वो हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो हमें ये एक लूप दिखाई दे रहा है कि अपने पास एक सर्किट बना हुआ है, यहाँ पे हमारे पास एक सेल जोड़ रखा है जिसका विद्युत वाहक बल E1 है, इससे I1 धारा प्रवाहित हो रही है, R1 प्रतिरोध लगा हुआ है बाहरी, और इसी प्रकार हमसे एक सेल E2 जो दूसरा सेल है उसका विद्युत वाहक बल E2 है, इससे I2 धारा निकल रही है, प्रतिरोध R2 जुड़ा हुआ है बाहरी, इधर प्रतिरोध एक R3 जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से एक पूरा हमारे पास एक परिपथ बनाया जा रहा है। हम अब इसमें देखेंगे कि चिन्ह प्रॉपर्टी क्या होते हैं, हमें इसमें साइन कैसे लेने हैं, कि जो विद्युत वाहक बल का साइन कब प्लस लिया जाएगा, कब माइनस लिया जाएगा, धारा का साइन कब प्लस लिया जाएगा और कब माइनस लिया जाएगा। तो हमें पहले देखना है कि परिपथ में विद्युत धारा की दिशा में चलने पर प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर धनात्मक तथा विपरीत दिशा में चलने पर विभवांतर ऋणात्मक होगा। यानी कि यदि हमें एक कोई लूप ले रहे हैं हम, जैसे मैंने पहले एक लूप लिया, ये ADCBA, हमारे पास एक लूप दिखाई दे रहा है, एक लूप एक, हमें इसके अंदर क्या करना होता है कि कुल विभवांतर जो है वो कुल विद्युत वाहक बल के बराबर रखेंगे हम लोग। तो ओम के नियम से V बराबर आई आर होता है। विभवांतर कब धनात्मक और कब ऋणात्मक होगा, यदि हम धारा की दिशा में चल रहे हैं। अब इसमें देखेंगे हम लोग कि लूप मैंने इस प्रकार से लिया है, आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, वो हमारे पर डिपेंड करता है हम किस डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो सब मैंने मान लिया कि इस डायरेक्शन में लूप एक नाम दे दिया कि जिसमें मैंने ले लिया ADCBA, एक पूरा लूप ले लिया मैंने। हमें पहले विभवांतर देखना कब धनात्मक कब ऋणात्मक लेंगे, तो हमारे पास इस प्रकार से हमने लूप लिया है, ये डायरेक्शन है लूप की। ध्यान से देखेंगे हम इसको, इसमें क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है तो ये समझ आ जाएगा, हम थोड़ा ध्यान देंगे तो हमें क्या दिया जा रहा है इसके अंदर कि अगर हम लोग धारा की दिशा में चल रहे हैं, अब मैंने लूप की दिशा ये ली है, मतलब इस प्रकार से हम चल रहे हैं, और हम यहाँ से देखते हैं E1 सेल से जो धारा है वो इस तरफ जा रही है, मतलब और लूप की दिशा में ही हम चल रहे हैं, तो जो विभवांतर रहेगा वो यहाँ धनात्मक रहेगा। और हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें लूप की डायरेक्शन तो ये है ही, परंतु ये सेल है वो इस डायरेक्शन में धारा भेज रहा है, तो इसके लिए जो विभवांतर होगा वो ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि धारा की दिशा के विपरीत हो चुका है। इसी प्रकार हम अगर नीचे वाला एक लूप लें, ये वाला हमें लूप दिखाई दे रहा है 2 नंबर DEFCD। अब इसके अंदर मैंने लूप इसी प्रकार से ले लिया है जिस प्रकार से पहले की डायरेक्शन ली थी। आप चाहो तो पहले की ऐसे दूसरे की विपरीत भी ले सकते हो, दोनों की ऐसे ले सकते हो, या दोनों की ऐसे। तो मैंने दोनों की सेम डायरेक्शन में रखी है।
हम यहाँ से देखेंगे कि लूप की दिशा तो हमारे पास इस प्रकार से है और यहाँ पर धारा की दिशा ये, अर्थात ये लूप की दिशा में ही धारा जा रही है। तो यहाँ पर विभवांतर जो है वो धनात्मक रहेगा, ऋणात्मक नहीं होगा, क्योंकि लूप की दिशा के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लूप की दिशा के विपरीत धारा हो जाएगी तो विभवांतर हमारे पास ऋणात्मक प्राप्त होगा। अगर मैं इसी लूप को इस प्रकार से लेता, यदि इस प्रकार से, मतलब लूप की डायरेक्शन तो ये है परंतु धारा की डायरेक्शन ये, एक दूसरे के विपरीत हो रहे थे, तो यहाँ पे विभवांतर हमें ऋणात्मक प्राप्त होता। तो हमारे पास एक नंबर जो नियम है चेन्नई प्रॉपर्टी का, ये बोल रहा है कि यदि आप लोग प्रतिरोध विभवांतर धनात्मक तथा विपरीत दिशा में चलने पर विभवांतर ऋणात्मक मान लिया जाएगा। धारा की दिशा में चलते हुए परिपथ में प्रयुक्त सेल के ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर चलने पर सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक माने। अभी हमने बताया है कि हम लोग धारा की दिशा में अगर हम लोग लूप चल रहे हैं और इसी प्रकार से यदि सेल इस डायरेक्शन में धारा लूप की डायरेक्शन में जो सेल का टर्मिनल है उसी डायरेक्शन में करंट को भेज रहा है, तो उसका सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक, जो लूप के विपरीत भेज रहा होगा उस सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो ऋणात्मक होगा। जैसे इस सेल के लिए देखेंगे तो ये धनात्मक होगा क्योंकि लूप की डायरेक्शन में धन टर्मिनल है, और यहाँ पर लूप की डायरेक्शन तो इस प्रकार है लेकिन ये टर्मिनल इस डायरेक्शन में करंट भेज रहा है, तो यानी कि लूप के विपरीत हो गया, तो इस सेल का विद्युत वाहक बल जो है वो इसके लिए ऋणात्मक होगा। जैसे हम लोग इस समीकरण को बनाएंगे कैसे, पहले लेंगे हम लोग, अब यहाँ पर दो लूप बन रहे हैं, एक तो ऊपर वाला और एक ये नीचे। हमने इसको लूप एक नाम दे दिया है ADCBE, यानी कि सिग्मा समीशन V इज इक्वल टू समीशन E लेते हैं, यानी कि V इज इक्वल टू IR होता है उनके नियम से। तो पहले हम इसमें देखेंगे इसकी धारा I1 लूप की डायरेक्शन में जो है वो धनात्मक, जो लूप के विपरीत डायरेक्शन में वो ऋणात्मक होगा विभवांतर के कारण। तो ये लूप इस डायरेक्शन में लिया है हमने और धारा इस डायरेक्शन में जा रही है, तो I1 ये प्लस में आएगा। प्रतिरोध है इसका R1, तो I1 R1। अब हमें पता है कि लूप की दिशा तो इस साइड है लेकिन धारा इस साइड जा रही है, तो ये लूप के विपरीत डायरेक्शन में होने के कारण, विपरीत दिशा में होने के कारण I2 माइनस, ये विभवांतर माइनस का होगा तो I2 R2 माइनस का। लूप की दिशा में ये सेल जो है धारा भेज रहा है, तो इसका विद्युत वाहक बल E1 प्लस में, और इसका टर्मिनल विपरीत दिशा में होने के कारण लूप के तो माइनस का हो जाएगा I2, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से हम दूसरा लूप लेंगे DEFCD। इसमें हम लोग देखेंगे जो लूप की डायरेक्शन हमने ये ले ली है, आप ऐसे भी ले सकते हो, तो I2 और R2 रहेगा प्लस का, फिर I3 R3 भी प्लस का होगा क्योंकि लूप की डायरेक्शन में है, और फिर हम लोग बराबर में विद्युत वाहक बल आता है, ये भी प्लस का ही होगा क्योंकि लूप की डायरेक्शन में ही धनात्मक टर्मिनल है, इसी डायरेक्शन में लूप जा रहा है। तो ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगी। फिर हम देखेंगे कि I3 की वैल्यू हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है, ऊपर से धारा आ रही है I1, इस सेल से I2, तो I1 I2 दोनों मिलके यहाँ पे जाएगी तो I3 बन जाएगी, तो I3 होगी I1 प्लस I2 के इक्वल प्राप्त होगी। हमें बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर दिया जा रहा है 6.2। हमारे पास एक सर्किट बना हुआ है, किरचॉफ के नियम से परिपथ में बहने वाली विद्युत धाराओं का मान हमें ज्ञात करना है, किरचॉफ के नियमों को लगाते हुए हम ज्ञात करेंगे। तो हमें इस सर्किट में दिख रहा है कि यहाँ से I1 धारा आ रही है, यहाँ से I2, तो हमें यहाँ पर I3 प्राप्त हो जाएगी। I3 का मान जो है I1 प्लस I2 के बराबर। फिर हमें लूप दिखाई दे रहा है इसमें ABDC, तो ABDCA, इसके अंदर हम वापस किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। हमने लूप की डायरेक्शन इस प्रकार से ले लिए, लूप नंबर 1 मान लिया, तो ये 6 पर जो है ओम प्रतिरोध है, V बराबर E लगाएंगे, समीशन V बराबर समीशन E, यानी कि कुल विभवांतर कुल विद्युत वाहक बल के बराबर रखना है। तो यहाँ से हमें V बराबर IR, तो 6I1 लूप की डायरेक्शन में है तो प्लस में, और फिर हमें I3 भी लूप की डायरेक्शन में ही हो गया, लूप भी इसी डायरेक्शन में, धारा भी इधर आ रही है, तो 2I3 इज इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल होता है हमारे पास, तो कुल विद्युत वाहक बल हमारे पास 10 है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें, और ये भी लूप की डायरेक्शन में होगा। समीकरण नंबर इसको 2 नाम दे दिया, ऊपर को 1 दिया। फिर हम लोग समीकरण 1 और 2 से देखेंगे, 6I1 प्लस 2I3, I3 की जगह मैं I1 प्लस I2 लिख सकता हूँ क्योंकि I3 देख सकते हैं हम I1 और I2 को मिक्स करने पर बन रहा है। इक्वल में 10 पढ़ाई है, 2I1 प्लस 2I2 अंदर गुणा कर दिया मैंने, 6 और 2 होता है 8I1 प्लस 2I2 बराबर 10, समीकरण नंबर 3। फिर हम ऊपर वाला लूप लेंगे
हमें दिखाई दे रहा है ऊपर वाला लूप CDFEC इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। इसके अंदर भी हम लोगों ने लूप की डायरेक्शन हमने ये ले ली है, उसके अपोजिट आप ऐसे भी ले सकते हो। तो हम लोगों को इसके अंदर दिखाई दे रहा है कि लूप की डायरेक्शन में 6I1 और फिर हमारे पास हमें दिखाई दे रहा है इस प्रकार से लूप की डायरेक्शन के विपरीत है I2 और प्रतिरोध है इसका 4, तो माइनस का 4I2 बन जाएगा और बराबर में 10 रहेगा नहीं। तो फिर हमें क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखेंगे कि 6I1 तो रहेगा प्लस का, लूप की डायरेक्शन में है, I2 जो है इधर विपरीत दिशा में नीचे और लूप ऊपर है तो ये माइनस का, तो माइनस का 4I2 इज इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल। कुल विद्युत वाहक बल हम देखेंगे कि एक तो ये है हमारे पास सेल जोड़ रखा है, एक नीचे वाला जोड़ा हुआ है, तो दोनों ही लूप की डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवा रहे हैं, तो दोनों प्लस के होंगे, 14 + 10, तो हमारे पास ये 6I1 - 4I2 = 24, समीकरण नंबर 4। 3 और 4 से हम लोग देखते हैं, 3 नंबर समीकरण हमारे पास ये थी, 4 नंबर ये। समीकरण 3 को 2 से हम लोग गुणा कर देंगे, तो 2 से गुणा करने पर हमारे पास ये समीकरण बन जाएगी, 4 नंबर ये पड़ी थी, ये कैंसिल होगा, 16 और 6 22I1 = 44। I1 का मान ज्ञात करना, 22 डिवाइड में चला जाएगा 2 एम्पियर। फिर हम समीकरण नंबर 2 लेंगे, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 थी, और फिर हमने यहाँ पे I1 का मान समीकरण 2 में रख दिया है, तो हमारे पास ये बन जाएगा 12 + 2I3 = 10, तो 12 उधर चला गया -2, I3 का मान निकालेंगे तो इधर आ जाएगा, तो माइनस का 1 एम्पियर I3 का मान प्राप्त होगा। फिर समीकरण 1 थी I3 = I1 + I2, हमने I3 का मान रख दिया, I1 का रख दिया, I2 का निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा, माइनस का 3 एम्पियर जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमें यहाँ से ये I1, I2 और I3 के मान प्राप्त जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हमें यहाँ से दिख रहा है कि I2 और जो I3 की वैल्यू है हमारे पास माइनस में प्राप्त हो रही है, इसका मतलब ये चित्र में जो डायरेक्शन दिखाई जा रही है उसके विपरीत ये धारा होगी। बुक के अंदर 6.3 एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ये हमें एक नेटवर्क दिखाई दे रहा है, 10 वोल्ट तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी एक घनीय जाल यानी कि नेटवर्क में जुड़ी हुई है। परिपथ जाल में 1 ओम प्रतिरोध के 12 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध और घन के प्रत्येक किनारों के अनुदिश विद्युत धारा ज्ञात करें। हमें ये एक सर्किट दिखाई दे रहा है, ये सब में I2 I1 जिस प्रकार से धारा प्रवाहित हो रही है ये हमें गिवन है। हमने एक बार वाला लूप ये ले लिया है, ABCHA, बार वाला हमने लूप ले लिया, ये इस प्रकार से हम लोग ये लूप प्राप्त करेंगे। तो हमें यहाँ पर देखेंगे किरचॉफ का नियम लगा देंगे, द्वितीय नियम। प्रतिरोध हमने R मान लिया, IR, और ये I/2R, ये IR, और इक्वल में कुल विद्युत वाहक बल होता है जो कि E है, क्योंकि सिग्मा V = सिग्मा E लगाया, समेशन V = समेशन E लगा दिया हमने। तो कुल जो है विभवांतर जो है यहाँ पे IR, I/2R, IR, कुल विभवांतर हो गए, और फिर कुल विद्युत वाहक बल हमारे पास E है। हम 2 LCM लेंगे तो ये 2IR + IR + 2IR/2, तो 5/2IR = E प्राप्त हो जाएगा हमारे पास। और बैटरी से कुल विद्युत धारा हमें दिखाई दे रही है 3I जो है वो प्राप्त हो रही है। तो प्रतिरोध कुल इसका मान लेंगे परिपथ का, R = ओम के नियम से V/I होता है, यानी कि V जो है कुल विद्युत वाहक बल E है अपॉन I, कुल धारा 3I थी। समीकरण 1 और 2 से हम E का मान उठा के इस E की जगह रखेंगे 5/2IR, I से I कैंसिल, 3 × 2 6 होता है, तो हमारे पास बन जाएगा R' = 5/6R। और हमें प्रश्न में दे रखा है R का मान जो है वो 1 ओम में गिवन है, हमें दिया हुआ है ये R का मान 1, तो हमने 1 ओम पुट कर दिया। R' का मान 5/6 ओम जो है, इस जो परिपथ का हमें जाल का नेटवर्क का इसका तुल्य प्रतिरोध जो ज्ञात करना था वो 5/6 ओम प्राप्त होगा। अब कुल धारा I = ओम के नियम से E/R होता है, तो E/ कुल प्रतिरोध R' है, कुल धारा 3I थी। R' का मान हमने 5/6 निकाल लिया है, बटा में जो 6 था वो ऊपर चला जाएगा। फिर हमने इसको कैंसिल किया, 2 से 5 को 10 को काट दिया 2 से, तो I का जो मान है वो 4 एम्पियर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को ये 10 हमें E का मान दे रखा है प्रश्न में, 10 वोल्ट विभवांतर जो है कुल है विद्युत वाहक बल। परिपथ के अंदर जो नेटवर्क जो है हमारे पास उसका प्रतिरोध जो होगा तुल्य वो 5/6 ओम प्राप्त होगा, और जो हमारे पास धारा है परिपथ की वो 4 एम्पियर प्राप्त होगी।